हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग सीडीपी में जीन पियाजे का टॉपिक कर रहे थे। तो जीन पियाजे को लेकर मैंने शायद 2 या 3 वीडियो बनाई हैं। अब मैं आपको ना एक ही वीडियो में सारा एक्यूमुलेट करके बताऊंगी जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। और स्टेजेस के बारे में जैसे मैंने कहा था कि हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, वैसे ही हम करेंगे। लेकिन ना आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है ना जीन पियाजे से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पर आपको दूंगी और आपको बताऊंगी कि मेन क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, तो देखो जो जीन पियाजे थे, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनके बारे में खासकर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। दूसरा, जो इनकी थियरी है वो पूछ ली जाती है। कौन सी थियरी दी है ये तो सभी को पता है, कॉग्निटिव थियरी है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। अब इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब एक चीज ध्यान रखना, इसके 2 और नाम है इसी थियरी के। वो है स्टेज थियरी एंड एक और नाम कौन सा है, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, इनको स्टेज थ्योरी क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने बेसिक डाउट्स के बारे में बात की है। तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो जीन पियाजे थे ना, इन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो स्टेज में होता है। इस तरीके का ग्राफ बनता है और इस ग्राफ से रिलेटेड 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन ये था कि जीन पियाजे का जो ये व्यू है कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है, तो ये व्यू पॉइंट के हिसाब से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो ये वाला ग्राफ जो है वो करेक्ट था। अब ये वाला जो पार्ट है कि ये 2014 में ये पूछा गया है स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढ लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मेन क्वेश्चन एक ये बनता है कि जो जीन पियाजे थे ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको पहले के चैप्टर में बताई हुई है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखो ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों थे, क्योंकि ये कहते थे कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये। दैट मीन्स ये कहते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, या फिर इसे अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो ये कहते थे कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो अपने नॉलेज को खुद ब खुद बिल्ड करते हैं। राइट। अब इसी के साथ 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, सिंस इन्होंने ये कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, तो क्वेश्चन एक ये आ जाएगा, इन्होंने बच्चों को कहा लिटिल साइंटिस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये आ जाएगा, इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं ना, they are the active builder of knowledge। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होने चाहिए। अब इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनकी ये थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, इसका मतलब क्या है। देखो कॉग्निटिव दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर माइंड। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू योर माइंड। अब माइंड से आप लोग क्या क्या करते हो, सोचो। आप लोग थिंकिंग करते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, एक्सपीरियंस को गैदर करते हो, इसके अलावा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे माइंड से ही रिलेटेड है। सो माइंड जो है, माइंड के अंदर जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं हम अपने माइंड में। राइट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो माइंड से रिलेटेड है। अब इन्होंने कहा कि जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो ये माइंड का जो ये डेवलपमेंट होता है, इसके जो मेन कॉजेज है ना, मेन कॉजेज वो हैं 4।
अब 4 मेन कॉजेज कौन कौन से हैं वो भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एक बार मैं इसको एक बार रब कर दूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको फिर रब कर देती हूं। और आज जो वीडियो आई है काफ़ी दिनों बाद आई है, पता है मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कहा था कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही एक वीडियो तो ज़रूर आए, ठीक है। अब देखो, आपको जो ध्यान में रखना वो ये है कि जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, इसके मेन कॉजेज जो हैं वो 4 कॉजेज बताए हैं जीन पियाजे ने। ध्यान से सुनना। पहला है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सेकंड है एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, एंड फोर्थ है इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन कर दो, ठीक है। इसको इक्विलिब्रियम भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मेरा मेन जो है ना वीडियो अभी रेगुलरली मैं इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी में हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत परेशानी होती है वीडियो बनाने में। तो आप देख भी सकते हो कि बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर पंखा चलाएंगे तो आवाज़ साफ नहीं आती है। तो ध्यान रखना कि आप मटेरियल पर ज़्यादा ध्यान दें, तो ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्या है कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब क्या है? अच्छा, आपने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है, ये मैंने आपको हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट में बताई है कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो किसका प्रोसेस है, हेरेडिटी का या एनवायरनमेंट का? ये आप लोग खुद बताओगे, वैसे मैं यहाँ पर आंसर कर देती हूँ, बट आप वीडियो पॉज करके बता देना। हेरेडिटी का, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ एज, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है। ये व्यू पॉइंट किसका था? जीन पियाजे का, ध्यान रखना। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि बच्चा जैसे जैसे सोसाइटी में एक्सपीरियंस लेता है अलग अलग तरीके के, वैसे वैसे उसका जो है ज्ञान का निर्माण होता रहता है। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, मतलब जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है उसके ज्ञान का निर्माण होता है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है बैलेंस। अब ये चीज मैं आपको बताऊंगी, इस पॉइंट को अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन जो जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप याद करो, ठीक है। आपको ये चारों पॉइंट याद करने हैं, फिर आपको ये समझना है कि इन चारों पॉइंट में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को दी थी, ठीक है। मैं दूसरा पेन लेती हूँ, एक सेकेंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसे दी थी और ये कहा था कि जो ये चारों कॉजेज है ना उसमें से बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके ज्ञान का निर्माण खुद ब खुद होता रहता है। क्योंकि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, इनका कहना ये था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, राइट। अब देखो, इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस दी, दैट मीन्स क्या है, इन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी। अब एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं उन थियरिस्ट को हम कहते हैं इनेटिस्ट। तो इसीलिए जो पियाजे थे ये इनेटिज्म को फॉलो करते थे। डबल एन आएगा, इनेटिज्म, ठीक है। तो ये एक इनेटिस्ट थे। इनका कहना था कि बच्चे जो है ना, इनेटिस्ट थियरी बता देती हूँ मैं, देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो, जितने भी थियरिस्ट जो इनेटिस्ट है ना, उनका कहना यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड ब्लैंक स्लेट नहीं होता, बल्कि उसका वो अपने नॉलेज को, या ये कह लो कुछ पार्ट नॉलेज का उसके अंदर होता ही होता है। बच्चे का जो माइंड है ना, पैदा होते वक्त वो ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, बल्कि कुछ ना कुछ नॉलेज उसके साथ होती है, कुछ ना कुछ आइडियाज लेकर ही बच्चा पैदा होता है। तो ये थियरी में बिलीव करने वाले थियरिस्ट कौन थे? वो थे इनेटिस्ट। तो पियाजे जो है ना वो इनेटिस्ट थे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि जीन पियाजे जो है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे। दैट मीन्स कौन से प्रोसेस को, हेरिडिटी को, ना कि एनवायरनमेंट को। देखो एनवायरनमेंट यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने इन चारों ऑप्शन में से जो मेन कॉज बताया था, ठीक है, वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बताया था, इस पर ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो जीन पियाजे ने ये कहा कि जो ये थिंकिंग प्रोसेस है ना, इस थिंकिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट दो तरीके से किया जाता है। ओके, पहला क्या है, अडेप्टेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अडेप्टेशन को हम बाद में करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन करना, ऑर्गेनाइज करना। किसको ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। अब जो ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है ये हमारे मेंटल सिस्टम में होती है और अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में जाकर फिट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक मीठे टेस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और आपको पता चला भाई मीठा टेस्ट कैसे करता है, तो आपने उसकी जो नॉलेज है वो यहाँ पर डाल ली। अब आपने कुछ कड़वी चीज़ को टेस्ट किया तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ गैदर हो गई। फिर आपने कुछ नई चीज़ को, फिर कुछ नई चीज़ को, इस तरीके से आपने अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर किया, ठीक है। अब ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर किया और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलकर क्या बनाती है, स्केमास बनाती हैं। तो स्केमास जो हैं ये हमारे मेंटल सिस्टम को कहते हैं हम। और ये जो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में आपने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन फिट किया है, जैसे कि देखो आप सभी जो भी आपको मेल पर्सन दिखते हैं आप सभी को पापा नहीं बोलते हो, जितने भी सभी औरतें दिखते हैं सभी को मम्मी नहीं बोलते हो। रीज़न क्या है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई, भाई हाँ ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं और ये दूसरे लोग हैं। अलग अलग तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरी में आपने कलेक्ट किया हुआ है, इनको हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं, स्कीम्स। और ये सभी स्कीम्स बनके क्या कहलाती हैं, स्केमास कहलाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को आपने कैसे याद करना है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं हमारे मेंटल सिस्टम में और उन मेंटल सिस्टम को हम स्केमास कहते हैं। और जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है ये डिफरेंट कैटेगरीज में होती है और ये डिफरेंट कैटेगरीज को हम स्कीम्स कहते हैं। और सारी स्कीम्स मिलकर क्या बनाती हैं, स्केमास बनाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अडेप्टेशन की बात करते हैं तो आपको इसमें क्या रखना है ध्यान में, इस तरीके से आपको ये साइकिल ध्यान में रखनी है। एसिमिलेशन होता है, मतलब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाते हो और उससे पहचान बनाते जाते हो। अब एसिमिलेशन होता है तो आपके अंदर आता है इक्विलिब्रेशन, मतलब बैलेंस बनता है। फिर आती है न्यू सिचुएशन, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पता ही नहीं है। अब न्यू सिचुएशन आती है तो आप एकदम से ऐसे हिल जाते हो कि भाई आज तक ये चीज़ तो देखी नहीं थी, ऐसा भी होता है दुनिया में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रेशन होता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हो गया तो आप अकोमोडेट करने की कोशिश करते हो, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो इस तरीके की ये साइकिल आपको ध्यान में रखनी है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और इस साइकिल को हम कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। अब इसको मैं समझाती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा एक बार क्लीन कर देती हूँ ताकि जो है आपको चीज़ें ये वाली अच्छे से समझ में आ जाए और आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अब देखो कि आपको इसमें क्या याद रखना है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपने न्यू इंफॉर्मेशन को क्या किया, ऐड किया या फिर फिट किया, किसमें, एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन में, या मैं इन्फोर लिख देती हूँ, समझ जाना इंफॉर्मेशन लिखा है, या फिर ये कह लो एग्जिस्टेड स्केमास में।
तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन में ऐड किया, फिट कर दिया। ठीक है, अब आपने एक बैलेंस बनाया। अब बैलेंस किस चीज के बीच में बनाया, बैलेंस बनाया आपने दो चीजों के बीच में, एक तो न्यू इंफॉर्मेशन एंड इसके अलावा एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन में। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से ये बैलेंस जो है बनता है। अब नई सिचुएशन आई तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस किसके बीच में, इन्हीं दो चीजों के बीच में, न्यू इंफॉर्मेशन के बीच में एंड एग्जिस्टेड स्केमास के बीच में, या एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन के बीच में। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ना आप स्केमास भी बोल सकते हो या मेंटल सिस्टम भी बोल सकते हो। देखो क्या है ना कि मैं इसीलिए इतने सारे जो है वर्ड बताती हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से टेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब अकोमोडेट में आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन को, जो एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन है उसको ऑल्टर करते हो। यहां पर आपने देखो ऑल्टर नहीं किया, आपने एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन में न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया, फिट कर लिया। लेकिन आप यहां पर क्या करते हो, ऑल्टर करते हो या एडजस्ट करते हो या क्रिएट करते हो। ठीक है, और ये ऑल्टर, एडजस्ट या क्रिएट किस में करते हो आप, एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन में आप ये ऑल्टरेशन करते हो, ताकि जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो हम फिट कर सके अपने माइंड में। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बच्चों को बचपन से ही एक पोम पढ़ा दी जाती है ना, मछली जल की रानी है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, राइट। सो इस तरीके से बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है। अब देखो जो ये फिश है, बच्चों को बोला जाता है कि जो मछली है ना ये जल की रानी है, ये पानी में रहती है, इसको बाहर निकालोगे मर जाएगी। ठीक है, तो अब टीचर बच्चों को क्या बताएगी कि बेटा ये मछली होती है, इसके ऐसे दो फिंग्स होते हैं और इस तरीके से ये तैरती है। तो बच्चों को क्या लगेगा कि भाई जो भी पानी में तैरने वाली चीज है वो फिश है। ठीक है, तो बच्चों ने यहाँ क्या किया, अपने स्केमास में, ये है स्केमास, एक इंफॉर्मेशन फिट कर ली, किस चीज की, फिश के रिगार्डिंग। ओके, अब देखो, अब दोबारा से बच्चे पानी में फिश देखेंगे तो अब क्या होगा, अब दोबारा से बच्चे पानी में फिश देखेंगे तो एसिमिलेशन होगा, क्योंकि बच्चों को पता है कि ऑलरेडी पानी में हम ये चीज पता कर चुके हैं कि जो चीज तैरती है और जिसके फिंग्स होते हैं वो होती है फिश। तो दैट मीन्स बच्चों ने क्या किया, दोबारा से फिश को देखा, नई इंफॉर्मेशन को आराम से एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन में फिट कर लिया। देखो यहां पर फिट कर लिया। ठीक है, ऐड करना या फिट करना, ये दो वर्ड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रेशन, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब बच्चे ने दोबारा से फिर से फिश देखी पानी में, तो अब बच्चा जब फिर से फिश देखेगा तो उसे एक बैलेंस बनेगा। बैलेंस किस चीज में बनेगा कि हाँ भाई ये तो मुझे पता है, ये तो फिश है, ये तो पानी में ही तैरती है, तो पानी में ही रहती है, राइट। तो एक जो नई इंफॉर्मेशन होगी, एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन होगी, उसके बीच में बच्चा बैलेंस बना लेगा, क्योंकि बच्चे ने बहुत बार फिश देखी हुई है। लेकिन अब बच्चे को दिख गई है नई चीज जो कि है वेल। ठीक है, अब बच्चा वेल को देख के सोचेगा ये फिश ही है शायद, है ना, बच्चा तो यही सोचेगा, बच्चे को थोड़ी ना पता है जब तक नहीं बताओगे अच्छे से। तो बच्चा सोचता है कि ये फिश है, लेकिन बच्चे को पता चलता है कि नहीं, टीचर उसकी बताती है कि नहीं ये फिश नहीं है, वेल जो है ये मैमल है। ठीक है, वेल क्या है, ये मैमल होती हैं। तो अब टीचर जब तक नहीं बताएगी या कोई भी बच्चे को नहीं बताएगा या बच्चे को जब तक खुद से नहीं पता चलेगा तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा न्यू इन सिचुएशन को देखकर थोड़ा घबरा जाएगा, तो डिसइक्विलिब्रेशन बैठ जाएगा, मतलब इनबैलेंस बैठ जाएगा। तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि ये वेल क्या है, ये वेल फिश है कि मैमल है कि क्या है। तो बच्चा अभी अपने माइंड में यही लेके बैठेगा कि नहीं भाई जो ये वेल है ना ये फिश है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे को ये पता चलेगा कि वेल जो है ना वो फिश नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, मैमल होती है, तो बच्चा नई सिचुएशन के साथ अकोमोडेट करेगा। अकोमोडेट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि जो ये एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन है इसमें ऑल्टर करेगा और इसमें चेंज करके इतना पार्ट मैमल के लिए समझ लेगा कि भाई जो वेल है ना वो मैमल होती है और जो फिश है वो मैमल नहीं होती।
ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, अब बच्चे को यहाँ पर बच्चे ने ऑलरेडी ऑल्टर कर लिया एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन, बच्चे को पता चल गया सारी चीजों का, तो फिर से एसिमिलेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन होगा तो बच्चा ऑलरेडी चीजों को जान पहचान लेगा, बैलेंस बन जाएगा, नई सिचुएशन आएगी फिर से घबरा जाएगा, फिर से इम्बैलेंस बन जाएगा, फिर उस चीज में बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा बच्चा, अपनी एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन को वो ऑल्टर करेगा, ठीक है। ये चीज आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। अब चलो एक डॉग और कैट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बच्चा जो है ना, डॉग को देखता है, छोटे से पपी को, अब बच्चे को लगता है कि जो भी जिसके भी ऐसे 4 टांग है और एक पूंछ है ना, वो हमेशा डॉग होता है, ठीक है। बच्चे ने छोटा सा डॉग देखा, छोटी सी पपी देखा, अब वो बच्चा क्या करेगा कि भाई जिसके भी 4 टांगे होंगी और पीछे एक टेल होगी, पूंछ होगी, तो दैट मीन्स वो एक डॉग है। तो यहां पर बच्चे ने एक इंफॉर्मेशन बना ली, किसकी, डॉग की, ठीक है। तो अब बच्चे ने इंफॉर्मेशन को क्या किया, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टेड स्केमा में फिट इन करता गया जितनी बार भी डॉग दिखता गया, राइट। अब जब बच्चा किसी भी चीज को समझ लेता है कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम उसे डॉग दिखेगा तो वो समझेगा ये डॉग है, फिर से डॉग दिखेगा समझेगा कि ये डॉग है, तो क्या हो गया, बच्चे के अंदर एक इक्विलिब्रेशन आ गया, दैट मीन्स उसे समझ आ गई नई इंफॉर्मेशन एंड एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बीच में, तो वो एक बैलेंस क्रिएट कर लेता है। लेकिन अब नई सिचुएशन ये आई, बच्चे ने देख ली कैट। अब कैट भी छोटी सी होती है, उसके भी 4 टांगे होती है, टेल होती है, पूंछ होती है। अब बच्चा जो है कैट को अभी तक डॉग समझ रहा था, अनटिल अनलेस एकदम से कैट ने क्या किया, म्याऊ, है ना, कैट ने क्या किया, म्याऊ कर दिया। अब कैट ने जैसी ये आवाज निकाली तो बच्चा घबरा गया कि यार ये तो डॉग नहीं है, तो अब क्या हुआ, इम्बैलेंस बन गया। अब वो ये सोच रहा है कि नई इंफॉर्मेशन तो कुछ और है और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन डॉग है, ठीक है। तो अब वो इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाएगा, कैट एंड डॉग के बीच में, क्योंकि यहां पर कैट क्या करती है, कैट म्यू करती है और डॉग बोबो करता है, ठीक है। तो अब कैट ने जैसे ही आवाज निकाली तो बच्चा यहां पर इम्बैलेंस क्रिएट कर लेता है कि भाई ये क्या है, ये चीज क्या है। फिर बच्चे को धीरे धीरे पता चलता है तो वो अकोमोडेट करता है, फिर वो क्या करता है, अपनी इस एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करता है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज करता है। और क्या समझता है, वो ये समझता है कि एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करके वो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन डाल लेता है कि हर 4 टांग वाली और एक पूंछ वाली चीज जो है वो डॉग नहीं है। डॉग में और कैट में डिफरेंशिएट है, उनकी आवाज का डिफरेंशिएशन है, उनकी हाइट का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, अकोमोडेट किया, दैट मीन्स उसने एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन में ऑल्टर किया, या ये कह लो एडजस्ट किया, या ये कह लो कुछ नया क्रिएट किया ताकि वो न्यू इंफॉर्मेशन को फिट कर सके। फाइन, तो ये चीज आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। एंड अकोमोडेशन के बाद फिर से कौन सा प्रोसेस चालू हो गया, असिमिलेशन। सो इस तरीके से आपको ये जो है पूरा प्रोसेस ध्यान में रखना है, और ये इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अडेप्टेशन। अब देखो एक चीज पे मैं इस सेशन को एंड करूंगी। पियाजे ये कहते हैं कि हर बार अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन हो ये पॉसिबल नहीं। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे, देखो रीजन भी है। पियाजे का कहना ये था कि जो ये असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर बार हो। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर सभी लोग BTS के फैन हैं, कोरियन मूवी के फैन है ना। अब सपोज करो अगर उन कोरियन मूवीज के नीचे इंग्लिश सबटाइटल ना आए और हम लोगों को कोरियन लैंग्वेज ना आए, जैसे कि सपोज करो नेटफ्लिक्स पर कोरियन सीरीज आ रखी है, ठीक है। अब वो कोरियन सीरीज में जो लैंग्वेज उनकी कोरियन लैंग्वेज बोली गई है वो हमें भी नहीं आती, और नीचे इंग्लिश के सबटाइटल भी नहीं दिए हुए, ना ही मूवी को डब किया हुआ है, तो क्या आपको वो समझ आएगी लैंग्वेज? नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं वो कौन सी लैंग्वेज है, ना हम उनके इमोशन समझ सकते, हम कुछ नहीं समझ सकते। तो दैट मीन्स क्या है कि जो चीज जो लैंग्वेज हमें नहीं आती हम उसको नहीं समझ सकते, राइट। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर असिमिलेशन अकोमोडेशन नहीं होता। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि असिमिलेशन अकोमोडेशन जरूरी नहीं है हर बार हो, ठीक है। तो इस चीज पे मेरे को ये सेशन जो है एंड करना होगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, और क्या नाम है कि मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी क्या है ना, लाइव सेशन में मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊँ,
इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए रिकॉर्डेड सेशन को ऐसे लाना, क्योंकि बिना जो है पंखे के काम नहीं चलता, बट दैट्स ओके, एडजस्ट करना पड़ेगा हमें भी। एनीवे, आप जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, प्रियंका गौर 8 करके मेरी आईडी है। कोई भी डाउट हो वहाँ पर मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। बाय बाय।